हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्ट्रैटेजी वीडियो फॉर द सब्जेक्ट बायोलॉजी। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी फॉर द सब्जेक्ट दैट इज बायोलॉजी। तो एचपीटीजीटी के अंदर आपको बायो कैसे प्रिपेयर करनी है अपने एग्जाम के लिए, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। बहुत से बच्चों की ये क्वेरी थी और क्वेरीज आ भी रही थी कि कैसे हम प्रिपेयर करें, कैसे हम कौन सा टॉपिक पढ़ें, कौन सा छोड़ें, या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं या डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी आपको जो है वो फेस करनी पड़ सकती है जब आप टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत से बच्चों को बोरिंग एज वेल एज बहुत ही ज्यादा लेंदी, और हो सकता है समटाइम्स आपको ये लगे कि जो बायोलॉजी है उसके अंदर कुछ ऐसे नेम्स हैं जो आपको याद नहीं रह रहे हैं। टॉपिक्स की अगर बात करें तो फ्लड है टॉपिक्स की, क्योंकि इतने ज्यादा टॉपिक्स हैं कि आपको यही समझ नहीं आता है कि कौन सा टॉपिक करें, कौन सा छोड़ दें, कौन सा रेलिवेंट है, कौन सा नहीं है, कैसे पढ़ें, कैसे चीजें याद रहें, ठीक है, कैसे आप चीजों को लेकर आप या कैसे कंसेप्ट्स को लेकर आप वरिड रहते हैं, वो सारी चीजें हम बात करेंगे आज के वीडियो के अंदर। सो ऑल द वेरी बेस्ट सबसे पहले उन बच्चों के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं एचपीटीजीटी एग्जाम के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन दैट इज स्ट्रैटेजी। तो बायोलॉजी के अंदर जो आपकी स्ट्रैटेजी रहती है वो कैसी रहती है, जो यानी कि जो स्टेप 1 है आपका स्ट्रैटेजी के अंदर, वो क्या है? स्टेप 1 इज दी सिलेबस। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस को गो थ्रू करना है। अपने सिलेबस को निकालिए, ठीक है, उसको एक बार लिख लीजिए किसी पेपर पे, किसी डायरी पे, किसी चार्ट के अंदर। यू हैव टू राइट डाउन करने के बाद नोट कीजिए अपनी वो सारी चीजें जो आपको बायोलॉजी के अंदर टॉपिक्स पढ़ने हैं। सिलेबस सबसे पहला मेजर पार्ट है आपके किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, चाहे वो टीजीटी हो चाहे वो कोई और एग्जाम हो। सबसे पहला जो पार्ट है आपका दैट इज योर सिलेबस। सिलेबस अगर आपको पता नहीं है तो आप बिना किसी एम के, किसी डेस्टिनेशन के, आप सिर्फ भागते जा रहे हो और सिर्फ भागते जा रहे हो, एंड दैट विल ओनली रिजल्ट इनटू दी टायर्डनेस। आप थक जाएंगे पर आपसे एग्जाम सॉल्व नहीं होगा। तो सिलेबस के अंदर सबसे पहले आपको सिलेबस को गो थ्रू करना है, उसको याद करना है। सिलेबस को अपने माइंड के ऊपर आपको क्या करना है, एक बार उसकी पिक्चर पेस्ट कर देनी है कि ये टॉपिक जो है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे ये टॉपिक्स पढ़ने हैं सिलेबस के अंदर जो दिए गए हैं टॉपिक। अब वो कैसे डिसाइड करेंगे आप कि सिलेबस क्या है, क्योंकि एचपीटीजीटी का तो कोई ऐसा सिलेबस है ही नहीं। तो आप हमारी वीडियो के अंदर, मैंने आपके सिलेबस के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर वहां पर सिलेबस को भी देख सकते हैं। अभी आपको जो है सिलेबस देखने के बाद जब आप उस वीडियो को देखेंगे यू हैव टू नोट इट डाउन, आपको पूरा सिलेबस अपना नोट डाउन कर लेना है। सिलेबस को करने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज ऑब्वियसली योर व्हाट टू रीड। सिलेबस के अंदर आपको क्या करना है कि क्या पढ़ना है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। हर बच्चा जो इसी बात पर फोकस ज्यादा करता है कि व्हाट टू रीड, हम पढ़े क्या। अब सिलेबस तो हमने निकाल लिया, ठीक है, 20 से 25 या 30-35 टॉपिक हैं आपके, आपकी +1 है ना, +2 है, फिर आपकी क्या है, ग्रेजुएशन भी है। अब इतनी सारी चीजें हैं तो अब हम पढ़े क्या, उसमें से क्या चीजें करें, किन से हमारी चीजें क्लियर हो सकती है। तो मेरे हिसाब से व्हाट टू रीड में ज्यादा फोकस करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है व्हाट नॉट टू रीड। आपको क्या नहीं पढ़ना है। अब क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सारी चीजों में जब आप एक तरह से, जब आपको लगता है कि यू आर मेस्ड अप, ये चीजें मेस्ड अप हो गई हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें, तो आप क्या करते हैं, आप सॉल्व करते हैं PYQs। आप सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब आपको मिलेगा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के अंदर आप देखते हो कि कौन से टॉपिक से आपको क्वेश्चन आया है और कौन से टॉपिक से आपको क्वेश्चन कम आए हैं, यानी वो टॉपिक जिसके अंदर मैक्सिमम टॉपिक, ठीक है, कवर हुए हैं, और वो टॉपिक को एक तरफ लिख लीजिए जहां से लीस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। तो और ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिनके अंदर टॉपिक के अंदर से आपको क्वेश्चंस पूछे ही नहीं गए होंगे। तो क्या नहीं पढ़ना के अंदर वो सारे टॉपिक आ जाएंगे जो आपने देखा है कि PYQ के अंदर वो क्वेश्चंस नहीं आए हैं। अब जब आप व्हाट नॉट टू रीड आपको पता लग गया तो आपके पास एक छना हुआ सिलेबस आया है दैट इज योर व्हाट टू रीड। तो इस सवाल का जवाब आपका व्हाट टू रीड का भी व्हाट नॉट टू रीड से आपको मिल जाता है। दोनों सवालों के जवाब मिलेंगे आपको PYQ से। PYQ इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आफ्टर द सिलेबस। आपको PYQs पे ज्यादा फोकस करना है। आपको PYQs के अंदर एक एक क्वेश्चन को देखकर वो कौन से टॉपिक से आया है, कौन सी क्लास है, कौन सा लेवल है, वेदर इट इज ग्रेजुएशन और इट इज फ्रॉम 12th और फ्रॉम 11th, ये आपको यहां से क्लियर हो जाएगा।
आप चाहें तो आप अपनी बायोलॉजी के अंदर आपकी जोलॉजी और बॉटनी की बुक्स आती हैं बाय दी योर, दिस इज फ्रॉम योर कंपटीशन टाइम्स, और यू कैन से दैट यूथ कंपटीशन टाइम। यूथ कंपटीशन की बुक आप इसको इंग्लिश हिंदी वर्जन दोनों के अंदर अवेलेबल होती है। इस बुक की खासियत क्या है? इस बुक की खासियत ये है कि इसके अंदर आपके चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर दिए गए हैं, सॉल्व आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे, सबसे पहली बात। दूसरी चीज, इस बुक के अंदर आपको ट्रेंड्स भी दिए गए हैं कि पिछले कितने सालों से, बहुत सारे साल जो आपके आ रहे हैं एग्जाम, आपका एग्जाम हो रहा है, ज्यादातर क्वेश्चन टीजीटी के कौन से सेक्शन से पूछे जाते हैं। ठीक है, ये इसकी थोड़ी सी एक आपको एक पिक मैंने आपके लिए लगाई है। जैसे कि किसी स्टूडेंट ने इसके अंदर पहले से किसी ने वो किया है, ठीक है, तो ये वो पिक्चर है। आपको सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रही हूं कि इसके अंदर आपके टॉपिक के नाम लिखे गए हैं, टॉपिक के नाम के सामने आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आज तक पूछे गए हैं वो लिखाए गए। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो एनिमल किंगडम पे 1046 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं अभी तक। तो यानी एनिमल किंगडम इस हिसाब से आपके लिए हो गया दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एनिमल किंगडम के बाद आपसे पूछे गए हैं जी एम्ब्रियो डेवलपमेंट पर क्वेश्चन, आपसे पूछे गए हैं इकोसिस्टम पे क्वेश्चन, और मिसलेनियस के में आते हैं आपके आपके वो क्वेश्चन जिनके अंदर आपके साइंटिस्ट या सारी चीजें नहीं होती। ब्लड सर्कुलेशन से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है जी। एवोल्यूशन से कम, क्रोमोसोम से फिर भी कंपैरेटिव, टेक्सोनॉमी से सबसे कम, दैट इज योर 48 नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे हैव बीन आस्क्ड नाउ। तो अब ये जब पैटर्न जो है आपको यूथ कंपटीशन की बुक के अंदर आपको मिल जाएगा, वहां पर आपको दिया गया है कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, मतलब वहां पर एक ग्राफ बनाकर आपको बताया गया है कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं है। मतलब आपको ये कैसे पता चलेगा, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। आपको फोकस करना है पीवाईक्यू देखकर कि ज्यादातर क्वेश्चंस आपको कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं। जब आपको ज्यादातर क्वेश्चंस का पता चल जाएगा, फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको कौन से टॉपिक करने हैं और कौन से नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा मेजर स्टेप है। जब आप 2 स्टेप बहुत अच्छे से कर लेते हो, आपकी आधी जंग तो आप वहीं जीत जाते हैं। क्योंकि अब मुझे तो और एक और चीज है, जो भी आप टॉपिक उठाएंगे तो सबसे पहले वो क्वेश्चन उठाओ या वो वाला टॉपिक उठाओ जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी कि आपका एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपका दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया तो यानी कि 30 to 40% क्वेश्चन पेपर तो आपका वहीं क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपका स्टेप आता है दैट इज योर ऑब्वियसली एनसीईआरटी। ये मैं आपके पहली वर्जन में भी, पहली जो वीडियोस हैं उसके अंदर भी मैं आपसे बात कर चुकी हूँ सिलेबस के अंदर, जहां पर मैंने आपसे बात की थी कि आपको यू हैव टू सॉल्व दी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा +1 और +2 की एनसीईआरटी इन डिटेल। इसके अंदर आपकी जो इंडेक्स है वहां पर आपको दिया गया है टॉपिक वाइज, टॉपिक्स दिए गए हैं, ठीक है। +1 और +2 की एनसीईआरटी है। मैंने आपसे ये भी कहा था कि आप चाहे तो आईसीएसई बोर्ड की बुक्स भी आप सॉल्व कर सकते हैं, पर इससे पहले आपको इन बुक्स को इग्नोर नहीं करना है, आपको इनको रिप्लेस नहीं करना है। इसके एडिशन में आप आईसीएसई बोर्ड की बुक्स भी पढ़ सकते हैं, पर आपको एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है। एनसीईआरटी के अंदर इतनी बेसिक चीजें होती हैं कि आपका 70% पेपर आपका एनसीईआरटी से आ जाता है, बाकी 30% ऑब्वियसली फ्रॉम योर ग्रेजुएशन, और वो भी आपका ग्रेजुएशन की बुक से आ जाता है, ठीक है जी। तो अब आपकी आती है रेफरेंस बुक्स की बात करते हैं। तो ये हो गया आपके एनसीईआरटी हो गया, हमने सिलेबस की बात कर ली, पीवाईक्यूज की बात कर ली। अब हम बात करते हैं रेफरेंस बुक्स की। कुछ ऐसी बुक्स जो आपकी रेफरेंस के अंदर ऐड की गई है, यानी कि आपकी एनसीईआरटी के अलावा ऐसी कौन सी किताबें हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं फॉर योर बायोलॉजी। तो रेफरेंस बुक के अंदर मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ इन 2 बुक्स के बारे में, दैट इज बाय एमपी कौशिक ऑफ योर बॉटनी एज वेल एज जोलॉजी, ठीक है। इसके अंदर आपको टॉपिक मिलेंगे, इसके अंदर फिर आपको इसके अंदर प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव्स भी आपको मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स जितने ज्यादा आप सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा, उतने ज्यादा आपके पेपर क्वालिफाई करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर आप मुझसे पूछे कि कोई एक रास्ता जिससे आप कर सकते हैं, किसी भी चीज का एक सिंपल शॉर्टकट नहीं होता है, जीत का शॉर्टकट कभी नहीं होता है। जीत हमेशा एक स्ट्रगल और एक हार्डवर्क, स्मार्ट वर्क से आती है। अगर आप इस एग्जाम में जीतना चाहते हैं तो आपको आपके अंदर वो सारी चीजें, यानी जब आप किसी जंग में जाते हैं तो आपके पास हथियार होना, दिमाग होना, फुर्ती होना, हर चीज होने की जरूरत है। सिर्फ हथियार लेकर चले जाओ तो आप जंग नहीं जीत सकते। तो एक किसी फैक्टर से आप पूरा का पूरा टीजीटी का जो बायोलॉजी का पेपर उसको क्वालिफाई नहीं कर सकते। आपको अपनी एजुकेशन के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी होती है डेली प्रैक्टिसेस के अंदर जो आपको इन्वॉल्व करनी होती है, जो आपका डे टू डे रूटीन लाइफ के अंदर एड ऑन होना चाहिए।
जैसे कि आपके पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज। अगर आप पीवाईक्यूज करने के बाद सिलेबस देख लिया, पीवाईक्यूज कर लिए, उसके बाद आप रोज क्लासेस लगा रहे हैं, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, देखिए चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, उन सबके लिए स्ट्रैटेजी जो है वो कॉमन ही रहती है। अब जो आपके, जैसे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपने सारी बुक्स कर ली, इसके बाद वो बुक उठाइए जिसके अंदर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर जाना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है जी। एक और बुक है आपके रेफरेंस के लिए, दैट इज योर एररलेस नीट 2023। आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं, जिसके अंदर आपकी बॉटनी और जोलॉजी के क्वेश्चंस जो है इसके अंदर कवर्ड है, स्पेशली बाय दी योर एनसीईआरटी। तो आपका एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप इस बुक को फॉलो करेंगे, यहाँ पर आप एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करेंगे, आपके कंसेप्ट फिर ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो आपने ये चीज नोटिस भी की होगी कि जब भी हम कोई चीज को, जैसे मान लीजिए मैंने कोई टॉपिक पढ़ा, टॉपिक पढ़ने के बाद मैं क्या करूंगी, अगर मैं उसके पीवाईक्यू सॉल्व करती हूँ और मुझसे वो सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मैंने वो टॉपिक पढ़ा है, लेकिन अभी भी मुझे इसका क्रक्स, उसका मीनिंग या उसका कंसेप्ट अच्छे से समझ नहीं आया, अभी भी मेरा कुछ ऐसी पार्ट है जो उसमें छूट रहे हैं। ये आपको पता चलता है जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो। आपने कोई टॉपिक पढ़ा, फटाफट से ऑनलाइन जाकर उसके एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए, कहीं से भी या बुक से, कोई भी आप रेफरेंस बुक फॉलो कीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। जैसे ही आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आप कहीं अटक जाओगे। इतना पढ़ने के बाद भी आप क्वेश्चन में जब अटक रहे हो, इट मींस यू नीड अ रिविजन और अ शॉर्ट काइंड ऑफ योर क्विक नोट्स। ऑब्वियसली आपको क्या करना है, जब आप कोई बुक्स पढ़ते हैं, आपको उसमें से क्विक नोट्स उसके बनाने हैं, ताकि आप जब रिवाइज करें तो आपको दोबारा से पूरी किताब उठानी ना पड़े। आपको उसके कट शॉर्ट नोट्स बनाइए, उनको रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। रिविजन इज द की टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है जी। तो इसके बाद आपका जो आता है दैट इज योर शॉर्ट नोट्स। ये क्या है आपका, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं या आप कोई भी चीज, आपको क्लास लगा रहे हैं, आप ऑनलाइन को लेक्चर देख रहे हैं या आप खुद पढ़ रहे हैं, आपको क्या करना है, कट शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और उनको दीवारों पे चिपका दो या अपनी बुक्स में लिख लो। कैसे भी करके आपको शॉर्ट नोट्स के छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं, जिससे आपको ये क्लियर होगा कि पूरा का पूरा टॉपिक आप बार बार नहीं लिखोगे। किताब तो आप पढ़ रहे, किताबों को देखने के बाद पूरी किताब छाप दो, किताब छापना ही तो कहते हैं। नोट्स बनाने का मतलब होता है, एनसीईआरटी आपने पढ़ी, कोई भी टॉपिक लिया, मान लीजिए आपने फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस लिया या सेल लिया है, फॉर एग्जांपल सेल चैप्टर आप कर रहे हो, बाय दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेसिक है, इसलिए मैं आपसे सेल की बात कर रही हूँ। सेल चैप्टर के अंदर अब आप क्या करेंगे, सेल चैप्टर जब आपने पढ़ा, अब आपने उसके अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ी, उसमें से जो की पॉइंट्स है, सिर्फ आपको की पॉइंट्स को लिखना है, एंड दैट इज योर शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स जो है, और नोट्स बनाना एक कला होती है, इट्स ऑल्सो अ स्किल। आप वो धीरे धीरे आपके अंदर डेवलप हो जाती है। जब आप किसी, जैसे चाहे आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, चाहे आप खुद पढ़ रहे हैं ना, या आप किसी इंस्टीट्यूट के साथ ज्वाइन है, या आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको सिर्फ पढ़ने से मतलब है। तो आप जब पढ़ रहे हैं, उसमें पढ़ने के बीच में आप क्या स्ट्रैटेजी या क्या चीजों को फॉलो करें, कुछ बेसिक सी चीजें जो आपके साथ डे टू डे एवरीडे लाइफ में आपके साथ होनी चाहिए। शॉर्ट नोट्स के अंदर आप स्टिकी नोट्स बनाते हैं, जिसके अंदर आप अपने टॉपिक को बहुत ही कंसाइज और ब्रीफली, बहुत छोटा करके उसका कंटेंट आप लिखते हो, कि आपको बहुत कीवर्ड्स टाइप लिखते हो आप, जिसमें आप कीवर्ड्स के अंदर उस टॉपिक को पूरा का पूरा डिफाइन कर देते हैं। शॉर्ट नोट्स होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। ये जो आपकी स्ट्रैटेजी है, ये बेसिकली उन बच्चों के लिए भी है जो आपके सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो अगेन आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और जितने ज्यादा आपको एमसीक्यूज मिलते हैं आपको वो सॉल्व करना। तो स्ट्रेटेजी के अंदर बहुत कुछ, इतना ज्यादा आपको बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं इकट्ठे करने हैं, 2 या 1 रिसोर्सेज लीजिए, इसको बार बार पढ़िए, आपका तब भी हो जाएगा। कंटेंट की अगर आप बात करते हैं, तो कंटेंट अगर आपके पास एक है एंड दैट इज यूजफुल, तो इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं होती है। 100 किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक किताब को 100 बार पढ़ लो। आपने बहुत जगह ये बात सुनी होगी एंड दैट इज ट्रू, कि 100 किताबें पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 100 बार पढ़ लो, क्वेश्चन वहीं से आ जाते हैं। वहीं जब आपका कंसेप्ट ही क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए। देखिए, अगर मुझे पता है सेल क्या है, इसके अंदर एक एक ऑर्गेनल का फंक्शन क्या है, तो मुझे कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, मैं कर लूंगी। क्या हो जाएगा, ऑर्गेनल से क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जब मुझे ऑर्गेनल का पता है, उसकी फंक्शनिंग पता है, उसका स्ट्रक्चर पता है, तो कहां से ही क्वेश्चन, बाहर से क्वेश्चन तो आएगा नहीं, या खुद से तो एग्जामिनर बनाएगा नहीं, ऑब्वियसली वो कंसेप्ट बेस्ड ही बनाएगा। तो मैं क्या करूंगी, सेल का पहले चैप्टर पढ़ने के बाद, उसके स्टिकी नोट्स बनाने के बाद, पीवाईक्यू देखने के बाद, फिर मैं क्या करूंगी, अपने एमसीक्यूज पे जाऊंगी। जितने ज्यादा सॉल्यूशन, उतना ज्यादा पेपर क्वालिफाई करने के चांसेस। ठीक है जी। तो ये है आपकी स्ट्रेटेजी फॉर दी, आपकी जो टीजीटी का एग्जाम है। हमारा जो नया बैच था वो 22 मई से स्टार्ट हो गया है। ठीक है जी। एनरोल करने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं
ये वो बच्चे आपका जो है लॉग इन कर सकते हैं जिनको लगता है कि इतनी सारी चीज़ों के बाद भी यू नीड सम काइंड ऑफ गाइडेंस एंड सम काइंड ऑफ क्लासेस ऑल्सो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। स्ट्रैटेजी के अंदर बहुत कुछ ज़्यादा मेजर नहीं होता है, आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को इकट्ठा नहीं करना है, बहुत सारे कंटेंट को इकट्ठा नहीं करना है, आपको एक रिसोर्स पे फोकस रखना है। चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, फिर भी उनके लिए भी ये चीज़ें हैं कि चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, दैट इज सिलेबस, नोट्स, PYQs एज वेल एज योर प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड सम काइंड ऑफ रेफरेंस बुक। एक रेफरेंस बुक भी होगी तो भी चलेगा, बार बार उसको कीजिए। जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं उतने ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, जितने ज्यादा। तो कंसेप्ट जब एक बार पढ़ लिया तो उसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, उस पर जितने ज्यादा MCQ सॉल्व करोगे वो इंपॉर्टेंट है। एक कंसेप्ट को एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, जब आपको समझ आ गया, अब कंसेप्ट की डेफिनेशन नहीं पढ़नी है हमको उस कंसेप्ट पे कितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे सॉल्व करके जाइए। तो इसीलिए कहते हैं जितनी ज्यादा आप MCQs या PYQ सॉल्व करेंगे उतने ज्यादा आपके चांसेस बनते हैं। दैट इज वाई वी से दैट द थिंग है ना। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। किसी को कोई क्वेरी हो, कोई हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपकी गाइडेंस के लिए ही हम यहाँ पर हैं। आप में से अगर कोई चाहता है कि आपको सेल्फ स्टडी के साथ साथ यू नीड सम काइंड ऑफ गाइडेंसेस ऑल्सो, कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको समझ नहीं आते हैं या आपको प्रॉब्लम आती है, या आपको लगता है कि आपको क्लासेस के अंदर एनरोल करना है, तो आप एनरोल भी कर सकते हैं। और अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। आपको स्ट्रेटेजी सेम ही रहती है, इसी स्ट्रेटेजी पे हम काम करते हैं, इसी स्ट्रेटेजी पे आपको काम करना है। फिर भी अगर आपको लगता है कि यू नीड अस, तो वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू ऑल। आप आइए, आपकी क्वेरीज को आपको एंटरटेन किया जाएगा, आपकी पूरी क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे। हम पूरे कोर्सेज के अंदर आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो डिटेल में करवाया जाएगा। एक एक टॉपिक को आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके बाद आपको डाउट सेशंस भी आपके लिए जाएंगे, आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी। ईच एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड फॉर यू ऑल। और अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको रेफरेंस बुक्स पर जाइए, उनको सॉल्व कीजिए। ये स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए ही है। जो बच्चे खुद से पढ़ना चाहते हैं वो खुद से भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप खुद से पढ़ के पेपर सॉल्व नहीं कर सकते या आप क्रैक नहीं कर सकते। यू कैन डेफिनेटली डू दैट। और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए थे स्ट्रैटेजी वीडियो, ताकि आप कुछ चीजें, अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई चीजें ऐसी हैं या ऐसे कुछ स्टेप्स हैं जो आप अपनी डे टू डे रूटीन में आप लैकिंग है या वो चीज आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस स्टेप को जो है अपनी डे टू डे रूटीन में आपको यू कैन ऐड दैट, और उससे आपके चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। फर्दर क्वारीज के लिए या फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन नंबर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दिया गया है, आप चाहे तो वहां से क्वारीज भी आप अपनी करवा सकते हैं। ठीक है जी, वहां पर रजिस्टर क्वेरीज करवाइए, आपको डेफिनेटली आपको आंसर किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, कीप ऑन रिवाइजिंग एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।